नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री के जीवन के सभी छोटे बड़े घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप Modi@20 किताब को पढ़िए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर आधारित Modi@20 किताब का अंग्रेजी संस्करण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो गया है, जबकि इसका हिंदी संस्करण भी जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यह जानकारी Modi@20 किताब के जिला संयोजक डॉक्टर ओमराज शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित 21 लेखकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसे Modi@20 नाम दिया गया है। इस किताब को 5 खंडों में बांटा गया है, जिसमें कुल 41 अध्याय हैं। वहीं इस दौरान लेखकों में अधिकतर वे लोग शामिल हैं जो पक्ष विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। Modi मोदी जी के बारे में बात है, उनका राजनीतिक जीवन जो 20 वर्षों में रहा। ये जो पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पुस्तक में कुल 21 लोगों ने अपने विचार रखे हैं और वो विचार भी उन लोगों के हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, एमिनेंट लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, इन्फोसिस के हेड हैं, फाउंडर हैं, और उसके साथ माननीय अमित शाह जी के विचार हैं, अजीत डोभाल जी के विचार हैं, जयशंकरन जी के विचार हैं। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पे इन लेखकों ने, अनुपम खेर जैसे इसमें हैं, देवी सेठी जो कि हृदय चलाते हैं, संस्थान के बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। सबने अपने अपने विचार मोदी जी के 20 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल, जो 2002 से लेके और 2021 तक जो भी उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियां नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, जैसे चूल्हा जलाना पड़ता, जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत की बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे, तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा।
देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के लोगों की आस्था का केंद्र प्राचीन मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई है और इसकी जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान दी थी। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने एडीबी से 100 करोड़ की पहली किस्त भी देने की बात कही थी। इस घोषणा के बाद एलएनटी की टीम बिलासपुर पहुंचकर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है ताकि पता चल सके कि मंदिर कहां कहां दबे हुए हैं। इसके साथ ही जमीन की टेस्टिंग रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी ताकि मजबूत जमीन पर इन मंदिरों को दोबारा स्थापित किया जा सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा है कि झील में डूबे प्राचीन मंदिरों के पुनर्स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट आया है जिसके डीपीआर बनने की जिम्मेदारी जो है एलएनटी को सौंपी गई है। एलएनटी की टीम सांडू के मैदान पहुंचकर ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। सभी को मालूम है ये डूब गए थे, उनकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ है जिसमें डीपीआर का काम जो है वो एलएनटी को दिया गया है और एलएनटी की टीम जो है इसमें पर बिलासपुर में आती हैं, वो डेटा कलेक्ट करती हैं। कुछ दिन पहले इनकी टीम आई थी जिसमें इन्होंने यहाँ के रेवेन्यू का सारा डेटा लेके गए थे, जिसमें फील्ड विजिट भी हुआ था और मैं भी उसमें उपस्थित था। अभी जो टीमें काम कर रही हैं, कुछ मशीन्स लेके आई हैं, वो ड्रिलिंग कर रही हैं और वो जो टेक्निकल डेटा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्ले की स्ट्रेंथ क्या है या सैंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो लेके जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ये डीपीआर जल्दी तैयार हो जाएगी। सर, लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है, कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? ये इमोशनल इमोटिव इशू है बिलासपुर के लोगों के लिए, क्योंकि जो सारे मंदिर थे वो डूब गए थे और इसकी रेस्टोरेशन एक बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो पाए। शिमला में आज बाबा भल्लुक की साहित्य यात्रा का आयोजन किया गया। बाबा भल्लुक को समय समय पर याद किया जाता है और इसके साथ ही बाबा का जो आस्था है काफी अधिक लोगों में देखने को मिल रहा है। चौथी यात्रा है बाबा भल्लुक स्मृति कालका शिमला रेल यात्रा और हमारी जो संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच, उसके बैनर में यात्रा हो रही है। और इस बार इसमें जो नया है वो बाहर से 15 लेखक हैं, थ्रू आउट इंडिया से अलग अलग शहरों से 15 लेखक आए हुए हैं और बाकी हम लोकल जो मंच के सदस्य हैं और हिमाचल के लेखक इसमें शामिल हैं। तो ये हमारी ये जो यात्रा है ये भल्लुक की स्मृति में और उन मजदूरों की स्मृति में जिन्होंने पहाड़ों में इतना काम किया है और बिना मशीनों के वो काम करते थे। तो हमारी यात्रा यहाँ से बड़ौर जाएगी और जिसमें साहित्य के बहुत से सत्र होंगे उसमें साहित्य के, और फिर बड़ौर से वापिस शिमला आएगी। मैं रंगकर्मी भी हूँ, थिएटर पे काम करता हूँ, वॉइस ओवर और डबिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ एक लेखक के रूप में आया हूँ।
और एक लेखक के रूप में यहाँ आके बहुत ही खुश और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ और इस साहित्य यात्रा में भाग ले रहा हूँ। सर, आप सबसे बड़ी बात ये, हरनोट जी को मैं ये बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन्होंने बाबा भलकू के चरित्र से हमको अवगत कराया, वरना दिल्ली में जो लोग नहीं, दिल्ली शिमला में नहीं रहते, उन लोग को इसके बारे में, उनके कार्य के बारे में पता ही नहीं था। और एक बहुत बड़ा स्टेप है कि एक मजदूर और लाखों मजदूर जिन्होंने शिमला को बनाने में एक अपना रोल अदा किया है, उनको हम मान दे रहे हैं उनके नाम से एक साहित्य यात्रा चला के। जब मुझे पता चला कि हरनोट जी ऐसी कोई एक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। और उत्साह इतना आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं अभी पिछले 3 महीने पहले मैं शिमला की 10 दिन की यात्रा करके गया हूँ, लेकिन जब हरनोट जी ने बताया कि ये यात्रा हो रही है, साहित्यिक यात्रा हो रही है, बाबा भलकू की स्मृति में हो रही है, तो मुझे ऐसे नवाचार बहुत पसंद आते हैं। और ये सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आते कि मैं इसमें भागीदारी कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम अपने अपने स्थान पर अगर इस तरह के कोई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, भूले बिसरे हैं, जिनकी स्मृति लोग लगभग विस्मृत कर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम याद करें और इस तरह की यात्राएं करें। तो मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मैं खुद रेल कर्मचारी हूँ। मैं रेल में काम करता हूँ भोपाल में, पश्चिम मध्य रेल। खासतौर से मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सन 1853 में जब पहली रेल चली होगी और उस समय की क्या परिस्थितियां रही होंगी, किस समय ये विषम परिस्थितियों में काम किया होगा, और बाबा भलकू के बारे में हम नहीं जानते हैं। ये मुझे बड़ा दुख हुआ। तो कहीं जैसे हम माउंटेन मैन के रूप में दशरथ मांझी ने जो एक सड़क काट के एक अपने गांव के लिए सड़क बना दी थी, मैं चाहता हूं कि बाबा भलकू के ऊपर भी कोई बड़े पैमाने पर कोई ऐसा वृत्त चित्र या कोई फिल्म या कोई एक ऐसी चीज तैयार हो, जब हम साहित्य जगत से पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम पहली बार अगर उनसे परिचित हो रहे हैं, तो शेष भारत में अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी। तो आपको बता दें, बाबा भल्लू को समय समय पर याद किया जाता है। उनके प्रदेश के लिए किए गए योगदान आम जनता तक पहुंचाने के लिए हिमालय साहित्य, संस्कृत और पर्यावरण मंच द्वारा साहित्य यात्रा और संवाद किया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत में भी अपनी प्रतिभा को मनवाने वाले बाबा भल्लू की स्मृति में शिमला कालका ट्रैक पर रेलवे में सफर के दौरान कहानी स्मरण, कविता और संगीत के सत्रों के साथ उन्हें याद करेंगे, जिसमें स्टेशनों के नाम से कहानी स्मरण, कविता और संगीत के सत्र तय होते हैं। वहीं 14 अगस्त को लेखक भलकू के पुश्तैनी गांव चायल से 8 किलोमीटर दूर झांझा देखने जाएंगे, जहां पर गांव में लेखक, पंचायत और स्थानीय लोगों के साथ ही साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। बाबा भलकू के लिए ये यात्रा जो है का आयोजन किया गया है। पच्छाद विकासखंड की ग्राम पंचायत बगथन में भारी बारिश से एक गौशाला गिर गया है, जिसमें 3 बकरियां दबकर मर गई है। वहीं परिवार के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद गायों को बचा पाए हैं। और बता दें कि पच्छाद क्षेत्र में पिछली रात हुई बारिश में बागथन पंचायत के एक परिवार की गौशाला ढह गई, जिसमें 3 बकरियों की मौत हो गई है, जबकि उसी गौशाला में बंधी गायों को अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी मशक्कत के बाद परिवार के सदस्यों ने बचा लिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पंचायत पर आरोप लगाते हुए स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने न तो पहले उन्हें गौशाला की स्कीम दी है और न ही अब पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें गौशाला बनाने के लिए सहयोग किया है, जिसकी वजह से आज उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आज रात को बारिश हुई, बारिश होने के कारण आज हमारी गौशाला नीचे गई और 3 बकरियां दब के मर गई। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाए और मौके पर आके उचित मुआवजा मुझे दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।